नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार सफ़र का ये 23वां दिन है और इस वक्त हम पटना में हैं। आप लगातार बिहार सफ़र के तमाम जगहों के तमाम ज़िलों की खबरों को देख रहे हैं, परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और इस दौरान कई ऐसे नेता भी आए, कई मंत्री भी आए जिनसे हमने इंटरव्यू किया। अभी हाल ही में पप्पू यादव का भी किया, उनके भी विचारों को आपने देखा समझा होगा। अब मैं बिहार के सन ऑफ मल्लाह से रूबरू कराने जा रहा हूँ आपको। कारण कारण ये कि ये अब बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आने वाले हैं। किन के लिए? तो एक जाति समुदाय है, उस पर इनकी मजबूत पकड़ है जो निषाद समाज है। इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये 2014 में बिहार आ गए थे। इसके पहले मुंबई में थे। मुंबई में फिल्मों के सेट वगैरह का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो उसे बनवाते थे। और बाद में ये बिहार की राजनीति में आए। 2015 में इन्होंने चुनाव के लिए तमाम कैंपेन किए, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के साथ इनकी करीब 40 से ज़्यादा बड़ी सभाएं हुई। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि ये महागठबंधन में शामिल हो गए, बीजेपी को छोड़कर। दोबारा से इलेक्शन है और बिहार और पटना की राजनीति गर्म हुई पड़ी है। ऐसे दौर में एक ऐसे नेता से भी बात करना ज़रूरी है जो एक समाज को अभी लीड करने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार की राजनीति को इस समय गरमाए हुए हैं। तो मुकेश साहनी हमारे साथ हैं। मुकेश साहनी जी से पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि मुंबई छोड़ के बिहार पे इतना फोकस क्यों? नहीं, देखिए, ये कोई मेरा प्लानिंग नहीं था, एक मेरे लिए हादसा था। बिहार से मुंबई से मैं बिहार पहले बिहार से मुंबई गया 18 साल की उम्र में। जो उम्र में खेलने कूदने का समय था, उस उम्र में मैं मुंबई जैसे शहर में जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया। और मैं मुड़ के बिहार नहीं आ रहा था, देख भी नहीं रहा था। मुझे लगता है 8 साल में मैं सिर्फ एक ही बार बिहार आया था। उसके बाद कुछ समय परिस्थिति ऐसी बदलती है कि फिर मैं बिहार आता हूँ और काफ़ी मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। और ख़ास करके निषाद समुदाय जो है, जिसमें 22 उपजाति है और कम से कम बिहार में तकरीबन 14 से 15% इनकी संख्या है और ये अति पिछड़ा में है। और इनका इशू है कि इनको बंगाल में आरक्षण मिला हुआ है एससी का, और दिल्ली में भी आरक्षण मिला है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिला। तो मैं एक आंदोलन चलाता हूँ, रैली करता हूँ समाज के लिए। और मेरा सरकार से यही डिमांड होता है कि इनको रिजर्वेशन चाहिए। जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर इस समुदाय के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो मेरा ये इशू था और इसको लेके मैं बिहार में जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे पूरे बिहार के हर घर घर तक मुझे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और लोगों ने मुझे पसंद किया। तो मैं उनके इशू के लिए लड़ते रहा। और समय समय पर मैंने 14 में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने काम कर दिया और 15 में भी उनके लिए काम कर दिया। सिर्फ मकसद यही है कि सेंट्रल में उनकी सरकार हो और वो हमारे समुदाय को आरक्षण करे। बिहार में भी हमने आंदोलन छेड़ा, तो बिहार में 12 घंटे में नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा भी कर दिया केंद्र सरकार को कि समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले तो लाठी डंडा भी चला, तो उसके बाद मतलब ये हो गया। और उसको लेके हम लगातार दिल्ली में संपर्क में रहें। और चुनाव के समय में उन्होंने कहा भी था कि हम करेंगे, लेकिन जब नहीं किए तो ये आंदोलन धीरे धीरे चलते रहा। फिर ये आंदोलन एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लिया। जब मैंने सोचा कि जो मैं दूसरे को पीछे लग के और दिन रात उनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ कि ये मेरा काम कर दीजिए, तो क्यों नहीं ये समुदाय और ये संघर्ष के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए और वो जगह पे पहुंचा जाए जो खुद अपने पेनों से अपने हाथों से कर सकता है। क्योंकि जो जिनको हम बोल रहे हैं करने के लिए, उनको जनता ही भेजा है। और हमारे पास खुद की 15% जनता है जो हमारे विचारधारा से उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हो। और 20-25% और दूसरे जनता को जोड़ने की आवश्यकता गिरता है, वो पावर पे आप खुद पहुंच जाते हैं। तो हमने 4 नवंबर 2018 को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, विकासशील इंसान पार्टी, जिसका शॉर्ट नाम है वीआईपी। और मजबूती से हमने बिहार में लग गया और पॉलिटिकल पार्टी बना के और हर जाति समुदाय के साथ जुड़ के और राजनीति करने के लिए लग गए। और उसमें हमने महागठबंधन के साथ 2019 में गठबंधन करके और 3 लोकसभा सीट पे हमें लड़ने का मौका मिला, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। और आप देख ही लिए कि 19 में एक कैलकुलेशन अलग तरीके से चल गया और जहाँ पे भेदभाव करके मतलब एक पक्ष में जीत हुआ और हमारी हार हुआ है। और उसको मैंने एक्सेप्ट किया है। और जनता जिस जो भी डिसीजन दिए उसको मैं सराखों पे लिया हूँ, उसको सम्मान करता हूँ। और मैं मेरी जो संघर्ष है वो जारी है। और 2020 में मजबूती से हम काम करेंगे और मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी सत्ता में पावर में आए और जो
निषाद समाज का जो लड़ाई है उनको तो पूरा करना ही है। उसके साथ साथ बिहार में तमाम बहुत सारे इशू है, उसको मतलब ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं मुंबई जैसे शहर से आया हूँ, तो मैंने वहाँ के दिन रात और वहाँ के हर चीज़ मैंने देखा है। दुनिया किस तरीके से चल रही है वो मैंने बड़े विज़न के साथ मैंने वहाँ देखा है। और बिहार में आप देखिए बहुत सारे समस्या है, समस्या गिनती कराना चालू कर दूँ तो शायद 2-3 दिन भी कम गिर जाए। तो अभी मेरा मकसद है कि हम बिहार के राजनीति में खास करके युवा के लिए हम लोग काम करें। क्योंकि मैं भी 18 साल की उम्र में जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था उस उम्र में शहर में जाके रहा, और शहर में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है मुझे पता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाले समय में मेरे युवा बिहार के लोग बिहार में रहे, बिहार में रोज़गार मिले, दूसरे राज्य में जाके भटकना ना पड़े। आप देखिए अभी इस समय में कोरोना के टाइम में कितने 40 लाख से अधिक लोग हमारे बिहार के भाई दूसरे राज्य में थे और फंस गए अचानक। न खाने पीने का कोई ठिकाना, ना उनको आने का ठिकाना। तो बहुत सारे समस्या हुआ, और ये आंकड़ा किसी को पता नहीं था कि ये टेम्पोरेरी लेबर जिनका दूसरे राज्य में बेस नहीं है, ऐसे टेम्पोरेरी लेबर हमारे पास 30 से 40 लाख लोग जो दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा कमियां हैं, और मुझे लगता है कि इसको अभी एक युवा के हाथ में ही बिहार आए, और युवा युवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। परफेक्ट। अब मैं आपसे सीधा पॉलिटिकल सवाल पे आऊँगा, और ये सीधे सीधे सवाल रहेंगे, लेकिन उसके पहले एक खास सवाल। आपने बोला कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि मुझे 3 दिन लग जाएगा गिनाने में। 5 प्रमुख मुद्दे मुझे बताइए बिहार के। सबसे पहले देखिए कि रोज़गार के लिए सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, प्लॉटिंग करना पड़ेगा। जो रोज़गार पहले बिहार के लोगों को, बिहार के युवा को आपको रोज़गार देना पड़ेगा। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को आपको ठीक करना पड़ेगा। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो दूसरे राज्य के लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके राज्य में नहीं आएंगे। एक हो गया। तो इसके लिए आपको रोज़गार को व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा, और साथ में आपको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि हर सेक्टर में अलग अलग, जैसे कोसी है तो कोसी में मक्का का बहुत बड़ा उत्पाद होता है। तो मक्का को इस तरीके से ब्रांडिंग किया जाए कि मतलब आज हमारे मक्का किसान इतना मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और 1200 रुपये क्विंटल का आज की रेट है। अगर हमारे पास स्टोरेज होता है और सही तरीके से इसको हम अगर मार्केट में बेचते हैं तो ये आज देखिए कि मुंबई जैसे शहर में जाइए और वहाँ पे पीवीआर वगैरह सब मल्टीप्लेक्स में जाइए, और एक बाल्टी जितना पॉपकॉर्न देता है 300 रुपये का होता है। 100 ग्राम पॉपकॉर्न का 300 रुपये। ये अब 1200 रुपये का रेट है, ये किसने आपको कहा? मुझे मालूम है सरकार का रेट 1700 रुपये का है। 1700 रुपये में सरकार अभी खरीदना चालू नहीं किया है। नहीं, देखिए मैं गया था पूर्णिया में, हाँ। कोसी के इलाके में था। मैंने किसानों से बातचीत की। बहुत बड़ी परेशानी है, आपने अच्छा हुआ याद दिला दिया मक्का किसानों का। 1850 रुपये इस साल का समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है, लेकिन जो व्यापारी हैं या फिर सरकार हैं वो खरीद नहीं रही है, तो मजबूरन उन गरीबों को, किसानों को 1100 से 1200 रुपये के रेट पे इसे बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे जो समन्वय है अब सरकार का, प्रशासन का और वहाँ के डीलरों का, वो भी नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से किसानों को तकलीफ हो रही है। तो वो ये इस समय काला बाजारी किया जा रहा है। वो लोकल अगर आप देखिएगा छोटा छोटा वहाँ पे 1100 रुपये या 1150 रुपये का रेट स्टार्ट हुआ, और अभी पूर्णिया मंडी में मुझे जहाँ तक पता है, एक हफ्ता पहले मैंने पता किया, वहाँ पर 1200 रुपये तक मंडी पहुँचा के मिल रहा है। ठीक है। तो लेकिन एक बहुत बड़ा किसान के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। जब 1750 1850 रुपये का रेट है, पिछले साल 2100 तक का रेट गया, तो सरकार को खरीदना चाहिए। अब मजबूर कर दे रहा है किसान को कि टाइम पे उनसे खरीदा नहीं जा रहा, और उसके लेके साहूकार जो है वो अपना बड़ा बड़ा मुनाफा मतलब बनाने के लिए स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है। और ये सरकार का मिली भगत है कि बड़े बड़े लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि आप अपना स्टोरेज कीजिए, 100 बोरा, 500 बोरा, 1000 बोरा, जितना खरीद लेना खरीद लीजिए, बाद में फिर आप ही से हम 1850 में 1900 में जो भी रेट होगा वो हम खरीदेंगे। तो इसके लिए हमको एक स्टोरेज करना है, और सही टाइम पे सरकार को खरीदना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जैसे बिहार में एक गन्ना उत्पाद होता है, सिर्फ इसका ही रजिस्टर मेंटेन होता है कि साल भर में हमारे बिहार में गन्ना कितना उत्पाद हुआ, कौन सा चीज़ कितना उत्पाद होना चाहिए, उसका हमारे पास सारा लिखा होना चाहिए, ताकि हमको मार्केट समझने में इजी रहे। ऐसा नहीं हो कि हम आज ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद कर लिए, उसका वैल्यू रेट मार्केट कम गिर गया। ठीक है। ऐसा होता है, आप देखिए कि कभी टमाटर कुछ ज़्यादा हो गया तो 1 रुपये किलो हो जा रहा है, कभी आलू हो गया तो 2 रुपये किलो हो जा रहा है, प्याज सस्ता हो जा रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि उसका उत्पाद नहीं हो रहा तो महंगाई बढ़ जा रहा है। तो उसके लिए प्लॉटिंग करना पड़ेगा पंचायत स्तर पे कि किस चीज़ का उत्पाद कितना है, किस किस पंचायत में, किस ब्लॉक में, उसका आपको डाटा आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, और वहाँ से सरकार उसको
किसान को उस तरीके से कोई चीज़ अगर कम उत्पाद हो रहा तो उसको सरकार को सब्सिडी देकर उसको आगे बढ़ाने की चाहिए। तो इस तरीके का व्यवस्था करें। अभी जैसे हमारे, ठीक है, आप किसी को रोक नहीं सकते, रोज़गार तो आप दीजिए ही दीजिए, उसके अलावा अब अदर राज्य में हमारे लोग काम कर रहे हैं, अब उनका वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। बिहार सरकार का कमी है कि हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। आज जैसे महाराष्ट्र के लोग बिहार में काम नहीं कर रहे, तो ये हमारे, जब तक हम ये हैसियत में नहीं आ जाते हैं कि हम बिहार के तमाम युवा को रोज़गार दे सकें, तब तक के लिए हमें दूसरे राज्य में भी मतलब बिहार का, मतलब वहाँ बिहार भवन बना दीजिए, या बिहार के वहाँ पे पदाधिकारी वहाँ पे रहना चाहिए, हमारे बिहार से कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस हालत में, उनका सारा डाटा होना चाहिए, उनके हर मुसीबत में बिहार सरकार को खड़ा रहना चाहिए। तो जिस तरीके से भारत के एम्बेसी दूसरे देश में है, दूसरे राज्य में अगर कहीं पे कुछ भी समस्या हो तो वहाँ पे हमारे लोग पहुँचे, उनके वहाँ पे हमारे पदाधिकारी होंगे बिहार सरकार के, और उनको वो समस्या से दूर करेंगे। क्योंकि दूसरे राज्य में हम रहते हैं तो हर तरह से हम अनसिक्योर रहते हैं, कोई भी स्थानीय लोग हमेशा वर्चस्व में रहता है। तो उस जगह पे अब हमारे सरकार अगर हमारे सपोर्ट में रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी को बहुत रिलीफ होगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है। अगला सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि सिर्फ निषाद जाति या फिर जाति को लेकर के राजनीति क्यों? अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग बार बार किसी राज्य में, चाहे जो भी नए युवा आ रहे हैं, वो जाति को लेकर चुनाव लड़ना शुरू कर दें, तो फिर जाति प्रथा तो ख़त्म होगी नहीं। और आप लोग जो जातियों का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा बिहार को? नहीं, देखिए, ये एकदम सच्चाई है देश के लिए, और ये पहले से होते आया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जब तक इस पे ठोसली सरकार, राज हो या केंद्र सरकार, इस पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये चलते रहेगा। अभी देखिए कि किसी के साथ हक अधिकार को छीना जा रहा है, और जब छीना जा रहा है तो जीता जागता उदाहरण है कि अगर वो सत्ता में प्राप्त पहुँचे हैं तो आपसी गोलबंद के कारण, तो आपको भी अगर उस सत्ता में उस जगह पे पहुंचना है तो आपसी गोलबंद के कारण। ठीक है, तो आज जो लोग भी बिहार में राजनीति किए हैं, अब मजबूती से शिखर तक पहुंचे हैं, तो आपसी गोलबंद के कारण। तो ये एक सीधा दिख रहा उदाहरण है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, तमाम ऐसे जगह पे एक गोलबंद के कारण हो रहा है। तो और जब गोलबंद हो जाता है तो उनको वो लाभ जरूर मिल जाता है, सत्ता पे पास पहुंचने से उनके जो परेशानी है वो बहुत हद तक दूर भी हो जाता है। तो आज यहाँ पे भी हमने तो आंदोलन किया कि मतलब निषाद समुदाय को आरक्षण चाहिए, ये मेरा अधिकार है। जो बंगाल में अगर आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तब से मेरा हक और अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो आज मैं वो अपने मतलब चीज़ को हासिल करने के लिए मैंने गोलबंद किया। गोलबंद किया तो ये अभी एक साथ हो चुका, और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है। तो ये पार्टी का जो बेस है वो निषाद समाज समुदाय है, जो बीन बेलदार नुनिया मला, ये जो 22 उपजाति है, इस सब सारे लोग का सिंपति है कि इस पार्टी से, और वो आस्था भी जताते हैं कि नहीं, हमारे संघर्ष से और मेरे आंदोलन से ये पार्टी बना है, तो उनका स्पेशल सिंपति है। तो उसको हम दूर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, और जो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं पार्टी के लिए, तो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन मैंने किसी को रोक भी नहीं रहा हूँ। हर जाति धर्म के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके फेसबुक के माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, खुल के राजनीति कीजिए, जिसमें दम होगा वो आगे बढ़िए और पार्टी में आइए। लेकिन एक सच्चाई है कि मेरे पास एक अपना बेस वोट है 15%। जब तक बिहार में या यूपी में, बहुत ऐसे राज्य में, जब तक आपके पास बेस वोट नहीं हो तब तक आप पॉलिटिक्स सही से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए उपलब्धि है कि मेरे पास बेस वोट है। ठीक है। अब डायरेक्ट पॉलिटिकल सवाल होंगे। ये तो मैं वो जानना चाह रहा था जो जनता को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई नया नेता आता है तो उसका जो व्यू है, जो दृष्टिकोण है समाज को देखने का, वो कैसा है। एक ये हो गया। अब पॉलिटिकल सवाल ये पहला, क्या आप विजन की बात कीजिएगा तो मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था 99 में, और मैं आज इस बुलंदी पे पहुंचा हूं। तो मेरे विज़न, मेरी मेहनत मेरे यहाँ तक लाया, मेरे संघर्ष। तो मुझे बिहार में मौका मिलेगा तो इसी तरीके से जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को इतने स्पीड से आगे लेके आया, उसी स्पीड से मैं बिहार को भी आगे लेके जाऊँगा। परफेक्ट है। तो सवाल ये है पॉलिटिकल की, क्या, जहाँ तक मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, मुझे जहाँ तक मालूम चलता है कि आप महागठबंधन को जल्दी ही छोड़ने वाले हैं, इसके ऊपर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, ये सबसे पहली बात, ये सच्चाई जान लीजिए, हम पहले एनडीए के साथ थे, 14 में, 15 में, 19 में। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम यूपीए के साथ रहे। आप हंस रहे हैं, कुछ तो बात है। नहीं, बता रहा हूँ, महागठबंधन के साथ गए,
हाँ। और 2019 में भी हमने उनके साथ चुनाव लड़ा, और अभी भी हम महागठबंधन में हैं। ठीक है, आगे का सफ़र, आगे का रास्ता समय, सिचुएशन, टाइमिंग डिसाइड करेगा। और मुझे राजनीति करना है, और मेरे जो इशू है उसको दूर करना है। बिहार में जो इतनी सारी समस्या है उसको दूर करना है, और जो कंफर्टेबल जोन होगा उस तरीके से राजनीति किया जाएगा। ठीक है, और समाजवादी विचारधारा से मैं आता हूँ, समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, गरीब को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ। तो मैं गरीब घर में जन्म लिया हूँ, और हमेशा जब मरने का भी टाइम आएगा तो उसी घर का मैं लाल कहलाऊँगा, ना ही कि मैं किसी और का कहलाऊँगा। तो मेरा हमेशा समाज कल्याण पे हमेशा रुचि रहेगा। और रास्ता चलते समय अगर बीच में अगर कोई ठोकर आ गया, कोई ईंट आ गया, तो पैर उठा के चलेंगे। तो ये हमेशा रहता है, हमेशा। लोगों का कहना है कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, नहीं, उप मुख्यमंत्री। देखिए, आप में अगर काबिलियत हो और आप में क्षमता होगा तो आप खुद हासिल कर लीजिएगा। मतलब काम कीजिए, आप काम मतलब अभी कीजिएगा। आपका अगले चुनाव को देखते हुए उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी को मैं चाहूँगा कि बनाए। और अच्छा। जाहिर सी बात है, पार्टी बनेगा तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के टॉप लीडरशिप के पास ही ये वो चीज़ आएंगे। तो कौन ऐसा पार्टी नहीं चाहेगा कि उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाए या डिप्टी सीएम मिल जाए, तो क्यों ना करे। नहीं तो और जिस पार्टी में अभी आप हैं, चुनाव लड़ चुके हैं पहला भी, अभी दोबारा चुनाव लड़ेंगे शायद हाँ। शायद, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। नहीं, तो हम कोशिश करेंगे पॉसिबल होने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि इसी के लिए मरना है। कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, और संभव हो तो हमारे पार्टी को भी मिलना भी चाहिए। हमारे पास आज 15% बेस वोट है, मैं अति पिछड़ा से आता हूँ। तो जाहिर सी बात है, हमारे लोग हमको वोट क्यों करेंगे। जाहिर सी उस सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी पहुंच चाहते हो, हैं। हिस्सेदारी हो, उस सरकार हमारे कहने से भी चले, तब ना हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे। ठीक तो है। जाहिर सी बात है कि जो भी जगह मिले। और फिर क्या होता है कि जिसके पास जितना पूंजी होता है उसी के हिसाब से अपने सपना देखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपने पास 15% वोट है, तो उसी हिसाब से हम अपने सपना देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये 2020 में वो सपना साकार होगा तो हमारी पार्टी मतलब का। पूंजी आपके पास मजबूत है, मजबूत लेकिन है, अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी और के हमसे पास ज़्यादा भी, मजबूत है। और फिर नीतीश कुमार की बात करें तो। हाँ, तो मैं बोला ना कि अपने पूंजी के अनुकूल सोचना चाहिए। तो हम्म। अगर हमारे पूंजी से अगर सामने वाले का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हिस्सेदारी उनका होगा। चलिए मान लेते हैं कि अगर महागठबंधन में चीज़ें सब बराबर नहीं हुई, क्योंकि महागठबंधन ऑलरेडी इतना बड़ा है कि क्या कहने का है, तो क्या होगा? ये आप कैसे सोच ले रहे हैं, और मान लीजिए कि महागठबंधन सब ठीक नहीं होगा। महागठबंधन में सब आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, और महागठबंधन मजबूत रहेगा। और अभी अभी मत कुछ मानिए। नहीं, हाँ, मुझे मानने का संशय, समय हो देखिए, जाएगा तो फिर आइएगा, मानिएगा। नहीं, ठीक है। मेरा एक, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे भी हो गया 6-7 साल हो गया इस फील्ड में, हम्म। और मैंने बिहार की पॉलिटिक्स को 2 बार तो करीब से देख ही लिया, और पहले से हम लोग देख ही रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब कुछ ऐसा हो, तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप भाजपा में जाने वाले हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं महागठबंधन में एकदम कंफर्टेबल जोन में हूँ। औरों का मुझे तो पता नहीं। भाजपा में नहीं जाएंगे? मैं महागठबंधन में कंफर्टेबल जोन में हूँ। नहीं, आप भाजपा में नहीं जाएंगे? इसका मतलब तो यही हुआ। अरे मैं मतलब नहीं हुआ ना। अनकंफर्टेबल रहूंगा तब ना मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो आप मना नहीं कर रहे ना कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, ये अरे कह दीजिए कि आप भाजपा में भाजपा, किसी भी कीमत पे मैं नहीं जाएंगे। भाजपा में किसी कीमत में नहीं जाऊंगा। मेरी तो पार्टी है ना भाई, हम क्यों भाजपा के पास जाए, या आरजेडी के पास जाए, या किसी के पास। हमारी अपनी गठबंधन नहीं पार्टी करेंगे है। भाजपा से? गठबंधन करने की बात होगा तो उस समय में, अभी तो हम महागठबंधन में है ना, और कंफर्टेबल जोन में है। फिर ये कैसे मैं कह दूं कि मतलब किधर क्या है? अभी आने वाले समय में राजनीति होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसको देख के चलना पड़ता है। ठीक है, आखिरी सवाल, और बड़ा सीधा, और जो जनता के लिए ज़रूरी है, कम से कम आपके वोटर्स के लिए, जो 15% का जो खेल है उसके ऊपर बहुत आधारित है, क्या बदलाव करेंगे आप आएंगे तो? बहुत कुछ। मेरे लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। मैंने हर वो तकलीफ़ को मैंने महसूस किया है, दूसरे राज्य में रह के, दूसरे शहर में रहकर। अब मुझे पता है, और मैं गरीबी देखा, अमीरी देखा हूँ, समाज का सेवा करना मैं सीख लिया हूँ। तो मुझे हर तरह का मैं मौसम देख चुका हूँ, और अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक है, जब पॉलिटिक्स में आया हूँ तो अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं कामयाबी हासिल किया हूँ, मैं स्ट्रगल करते करते एज ए बिजनेस सेक्टर में मैंने बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया। उसके बाद मैं फिर से स्ट्रगल करने के लिए मैं बिहार आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर भी आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज बिहार में शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी
और पार्टी के प्रमुख अपने कार्यालय में इस समय में इस तरीके से बैठे रहते हैं और एक एक चीज़ को एड्रेस करते काम कर रहे हैं। आपने देखा कि आप आए अचानक, आपने फ़ोन किया और तुरंत आपको टाइम मिल गया। तो ये हमारे ऑफिस में एक मतलब, अगर आप दिल्ली से आ सकते हैं और आप मेरे लिए आ सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू, तो मैं आपको क्यों 4 बार घुमाऊँ। तो मुझे करना है तो 1 मिनट में कर लूँगा। तो मैं शहर में रहा हूँ, हर एक एक मिनट का टाइम का वैल्यू मैं जब समझता हूँ, तो मैं मुझे मौका मिलेगा तो बहुत कुछ करूँगा। और समय आते आते मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। हम लोग तो पेपर पे पिक्चर बनाने वाले लोग हैं। एक बार स्क्रिप्ट आता है, उसके ऊपर राइटिंग होता है, उसके ऊपर हम लोग समझ लेते हैं कि ये पिक्चर कितने अच्छे चलने वाला है, और उसके ऊपर हम लोग दाव खेलते हैं। तो यहाँ पे तो मजबूती से हम बिहार के लोगों के साथ रहकर, और बिहार में जो समस्या है उसको मैं पूरा समझ चुका हूँ, और आज भी आने वाले समय में और भी समझने का कोशिश करूँगा, हुँ। और बहुत अच्छे से अच्छे दाव खेलूँगा, ताकि बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। जी। सन ऑफ मला मुकेश सहनी हमारे साथ थे। इनके विज़न को आपने देखा और पॉलिटिकल जो इधर-उधर की चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, उसे भी आप धीरे-धीरे समझ ही रहे हैं। इस बार बिहार की जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत ही पेचीदा होने वाली है। हर बार पेचीदा होती है और बिहार की पॉलिटिक्स से ज़्यादा तो देश में कोई ऐसी पॉलिटिक्स है नहीं जो पेचीदा हो, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ पूरे बिहार में लड़ने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जी भी इसमें जुटे हुए हैं और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। तो अब देखने वाला समय होगा कि बिहार में सरकार और सत्ता किसके हाथ में जाती है।